चलो हो रहा है। चलो ध्यान से देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण ये कौन सा है? चैप्टर 3 है। सबसे पहले ये जानेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका घात क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, रैखिक समीकरण ऐसा समझ में, यानी कहने का मतलब कि x का घात क्या है? एक है। अगर x + 2 लिख देंगे इसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। लेकिन ये कितना चर वाला है? एक चर वाला है। इसमें चर की संख्या कितनी है? एक है। क्योंकि x + 1 का x + 2 का मतलब क्या हुआ? इसमें चर केवल एक है। चर और अचर बताया गया है। चर का मतलब होता है क्या? चर संख्या। चर संख्या, चर संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका मान हमेशा क्या रहे? बदलता रहे। इसके बारे में बताया जा चुका है। जैसे बताया था एक दिन कि जैसे गाय है, गाय को अगर किसी खूंटे में अगर बांध देंगे, ठीक है, गाय को अगर किसी खूंटे में बांध देंगे तो कितना दूर तक चलेगी? जितना दूर तक उसका लंबा रस्सी होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी गाय को अगर सिवान में अगर खोल दिया जाए तो पूरे सिवान में घूम घूम के चलेगी और जो मन करेगा सो घास खाएगी। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि चर संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहे। लिख सकते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहे, उसको क्या कहेंगे? चर संख्या। उसे चर संख्या कहते हैं। उसे चर संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं? x कह सकते हैं, y, z कह सकते हैं, a b c d, यानी etc। कहने का मतलब है a b c d का कोई भी अक्षर क्या है? चर संख्या होगा। आगे बस समझो सब लोग को। अब देखो अचर संख्या क्या होता है? अचर संख्या, अचर संख्या किसे कहते हैं? इसको जान लेते हैं। अचर संख्या का मतलब हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का मान कभी भी न बदले उसे अचर संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अचर संख्या कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ... etc कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम 1 को 1 कहेंगे तो दिल्ली या मुंबई में जाएंगे तो 1 को 2 नहीं कहेगा। क्या कहेगा? 1 कहेगा। हाँ, ये जरूर कह सकता है, उसको 1 कह सकता है। ठीक है, शहरी भाषा में क्या हम लोग गांव देहात से आते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? 1 को 1 कहते हैं, 2 को और नहीं तो 2 कह देते हैं भोजपुरी भाषा में। लेकिन जैसे ही शहर में जाएगा तो 2 को क्या कहेगा? 2 कहेगा। इंग्लिश मीडियम का छात्र रहेगा या CBSE का छात्र रहेगा, इसको क्या कहेगा? 2 कहेगा। हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी भाषा में इसको 2 कहते हैं। लेकिन 2 को कभी 3 तो नहीं कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अचर संख्या का मान कभी भी बदलता नहीं है, ये सदा एक समान रहेगा। अब देख लो, एक कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है जिसमें चर संख्या भी अचर संख्या की तरफ प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो अगर दे दिया जाए, कह दिया जाए कि ax + 3, या ऐसे दे दिया है ax = 0। ठीक है, ax = 0, इसका मान कह दिया निकालने के लिए, शून्य कहता है निकालने के लिए। 9th क्लास में पढ़ा होगा, शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बताओ चर संख्या कौन होगा? किसको चर संख्या कहेंगे? x को। ax को नहीं कहेंगे। यहाँ को जो x होगा इसको हम क्या कहेंगे? चर संख्या। आई बात समझ में? और जो a होगा ये यहाँ पर अचर संख्या का काम करेगा। इसको क्या कहेंगे? अचर संख्या। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लो दे दिया है अगर cx + d, ठीक है,
अगर सी एक्स प्लस डी दिया है और कह दिया कि इसका शून्यक निकालिए, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, लिखेंगे सी एक्स प्लस डी बराबर 0। कहने का मतलब है कि इसमें अगर देखा जाए तो सी क्या है, अचर संख्या है। सी क्या है, अचर संख्या। डी क्या है, अचर संख्या। आई बात समझ में। और एक्स क्या है, चर संख्या। ये हमेशा नहीं होता है, ये उस स्थिति में होता है जब यहाँ पर चर संख्या, कहने का मतलब है कि एक्स वाई जेड दिया रहता है और उस स्थिति में कह दिया शून्यक निकालने के लिए, तब हम क्या कहते हैं, जो सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, एम हो गया, ये सब किस चीज में आता है, अचर संख्या कहलाती है। एक्स वाई जेड क्या है, उस समय कहलाएगा चर संख्या। आई बात समझ में। यानी इसका अगर शून्यक निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सी एक्स बराबर क्या लिखते हैं, इधर प्लस से दूसरा साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी बटे में सी। यानी कहने का मतलब है कि x का शून्यक हम इस प्रकार हम क्या करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पर ये बोलोगे, कहोगे कि सर जी यहाँ पर बताया है कि ए बी सी डी के कोई भी अक्षर रहेगा तो क्या होगा, अचर संख्या। यहाँ कैसे अचर संख्या हो गया, ठीक है। तो इस बात को समझ लो कि यहाँ पर अचर संख्या इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ x भी है और ए बी सी डी है, दोनों है, ठीक है। और शून्यक निकालने का बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अचर संख्या कह रहा है। आई बात समझ में। यानी तो ऐसे अगर कहीं भी अंक दिख जाए, कहीं भी अंक दिख जाए कुछ भी, जैसे मान लो 3a² अगर कह देंगे तो 3a² को अगर ध्यान से समझेंगे तो 3 को क्या कहेंगे, अचर। 3 क्या है, अचर। और यहाँ पर a² क्या हो जाएगा, चर संख्या। अब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, सब लोग समझ पा रहे हैं ना। चलो नोट कर लो सब लोग। अचर संख्या कहाँ पे, ये यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पर रहेगा जिस संख्या का मान, जिस संख्या का मान कभी भी न बदले उसे अचर संख्या कहते हैं।
नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया सब लोग का? एक्स बराबर माइनस डी है। एक्स बराबर माइनस डी बटे सी है। एक्स बराबर माइनस डी बटे सी। एक मिनट समझा देते हैं। ये जो दिया है x प्लस 2 बराबर 0, इसको कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण पहले लिख लो, टोटल लिखो ना, उसके बाद हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण नोट कर लो पहले बढ़िया से। जल्दी जल्दी करो। हो गया मेरा ना? अब चर संख्या में किसी को प्रॉब्लम है? समझ गए सब लोग? चर संख्या किसे कहेंगे? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जिसका मान हमेशा बदलता रहे। और अचर संख्या जिसका मान कभी न बदले। अब देखते हैं इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, अगर ध्यान से समझेंगे तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का फॉर्मूला क्या हो सकता है? ax प्लस सी बराबर 0। ये जो है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसको कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब ध्यान से समझेंगे। हल्ला नहीं करने का मतलब क्या है? अगर ये किस में पढ़ना था? 8th क्लास में, 9th क्लास में, जितना भी सब आ रहा था एक चर वाला रैखिक समीकरण। 9th क्लास में थोड़ा सा दो चर वाला रैखिक समीकरण का जिक्र किया है। 4.3 चैप्टर में शायद दिया है, यानी 4.3 प्रश्नावली में थोड़ा सा जिक्र किया है दो चर वाला रैखिक समीकरण का, और उसके बारे में थोड़ा सा बताया भी गया था, लेकिन याद नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होना चाहिए? इसमें चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हो, किस रूप में होना चाहिए? ax प्लस by
प्लस सी बराबर 0। आई बात समझ में? इसमें चरों की संख्या कितनी है? 2 है, क्योंकि इसमें x भी आ गया और y भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर चरों की संख्या 2 है। अब ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर a आ गया, b आ गया, c आ गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो a किसका काम कर रहा है? अचर। ठीक है, b किसका काम करेगा? अचर। ठीक है, और c किसका काम करता है? अचर। और यहाँ से y जो है क्या है? चर। और x क्या है? चर। आगे बात समझ में? सब लोग समझ पा रहे हो ना? यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसको कहते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि देख लो इसमें चरों की संख्या कितनी है? 2 है। अब आएगा कैसे? जैसे मान लो दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं ना? इसमें चरों की संख्या क्या है? 2 है। अब इसमें से अगर ये पूछ दिया कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा, सबसे पहले सिंपल सा देख लो। जैसे मान लो दे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें अगर देखेंगे a का मान समीकरण रहता है किस रूप में? ध्यान से देखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस रूप में रहता है। अगर यहाँ से देखेंगे तो a का मान क्या होगा? 2, b का मान क्या होगा? 3 और c का मान क्या होगा? 6। यानी कि अगर हमको अगर लिखना होगा तो लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे? 2, b बराबर क्या लिखेंगे? 3 और c बराबर क्या लिखेंगे? 6। आगे बात सभी लोगों को समझ में? अब देखो जैसे मान लो कभी कभी ये होता है कि माइनस में दे देता है तो बच्चे इसमें थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि माइनस आ गया तो क्या करें। ठीक है, तो माइनस के लिए क्या करेंगे? देखो इसको लिखेंगे, जैसे मान लो हो गया 3x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें देखेंगे अगर a का मान अगर देखेंगे तो यहाँ भी सूत्र को रख कर देखते हैं क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही ना सूत्र है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। देखो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो a का मान क्या है? 3 है, b का मान क्या होगा? -3। b का मान 3 नहीं होगा, -3 होगा, क्योंकि सूत्र में क्या है? प्लस है और इसमें आ गया माइनस। ठीक है, तो b का मान क्या हो गया? -3 और c का मान क्या होगा? -5। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूत्र में क्या है? प्लस है और यहाँ क्या आ गया? माइनस। ठीक है, यानी a बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 3, b बराबर क्या लिखेंगे? -3 और c बराबर क्या लिखेंगे? -5। आगे बात समझ में? नोट कर लो। हाँ, इसका काम है आगे चलकर इसका काम है a b और c का मान आगे चलकर रखना है। बिना हल कर ले करे। हाँ, किसी को कहीं दिक्कत है? कुछ पूछना है पीछे? कल सुबह में YouTube के चैनल पर ये होगा, जो हमारा YouTube का चैनल है उसमें रात में अपलोड कर देंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको एक बार फिर से अगर देख लोगी
तो एकदम कंफर्म हो जाएगा, फिर भूलेगा नहीं कभी भी। आए वो समझ में, चाहे कोई भी हो। आए वो समझ में, जहाँ से भी अगर प्रॉब्लम आएगा, अगर एक बार देख लोगे तो पूरा कंफर्म हो जाएगा, फिर नहीं भूलेगा। ग्रुप में नहीं भेज सकते हैं, इसलिए ग्रुप में जाएगा नहीं। इसका कम से कम वीडियो बनता है 1 GB से ज़्यादा, 1 GB से ज़्यादा ग्रुप में तो जाएगा नहीं। 10 MB, 15 MB, 20 MB, 25 MB का तो चला जाता है, लेकिन 1 GB से ज़्यादा रहता है, 1.5 GB, 2 GB तक बन जाता है। तो इसी वजह से YouTube पर देख सकते हो। काट दी मैंने। कहाँ पे? 2x-3y बराबर 4। क्या चीज़? 2x-3y बराबर 4 कहा। 2x-3y बराबर 4। यहाँ भी समझ लो, यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, एक साइड ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये 2x-3y, इसको लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -4 बराबर 0। अब आगे समझ में, a का मान क्या हो जाएगा इसमें 2, b का मान क्या होगा -3, c का मान क्या होगा -4। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है। ये लग रहा है। एक बात हाँ, माइनस में प्लस में किसे है? ए 3x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 3x -3y -5 बराबर 0 ना। उसके नीचे प्लस में है। कहाँ ये? हाँ ये फार्मूला है, फार्मूला हमेशा इसी रूप में रहता है, ax + by + c बराबर 0। यहाँ पर इसीलिए ना लिखा है कि भाई फार्मूला प्लस में रहता है, तो इसमें कहीं माइनस नहीं तो माइनस आएगा कहाँ से? इसका मतलब कि इसका मान माइनस में है। एक बात और समझ लोगे, ये दिमाग में कंफर्म बैठा लोगे, यहाँ पर भले ही ये कहने का मतलब क्या है, ये अचर संख्या है, लेकिन इसमें काम जो है कौन करता है, चर की तरह। इस बात को समझ लोगे बेटा, निकले हो ना। इसमें एक बात समझ लोगे, इसमें चर संख्या की तरह काम कौन करेगा। ये तो चर अचर का बात अलग है, लेकिन इसमें चर संख्या की तरह काम कौन करेगा, ए जो है चर संख्या की तरह काम करेगा, बी जो है चर संख्या की तरह काम करेगा, और सी जो है चर संख्या की तरह काम करेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर मान अगर इसमें अगर बदलेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर मान बदलेगा तो किसका बदलेगा, ए का, बी का और सी का, न कि एक्स और वाई का बदलेगा। आई बात समझ में। इसलिए कि इसमें कभी भी मान अगर चेंज करके आएगा तो ए का मान चेंज करके आएगा, बी का मान आएगा, सी का मान आएगा। कभी ए का मान 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी -1 आएगा। इसी तरह बी का भी चेंज होगा, कभी -3 होगा, कभी -5 होगा, कभी 6 होगा, कभी 0 होगा। ठीक है, इसमें भी चेंज होता है। कभी इसका मान सी का मान 0 हो जाएगा, जब कुछ नहीं देगा तो क्या होगा, सी का मान 0 हो जाता है। कभी -1 हो जाता है, कभी +2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी कुछ हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें किसी का भी मान 0 हो सकता है, इसमें ए का भी मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। वैसी सारी स्थितियां आती है, उन सभी को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद कहीं से प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। आई बात समझ में। जैसे कहने का मतलब है, अगर दे दिया, अगर क्वेश्चन में दे दिया 2x + 5 बराबर क्या, 0। अगर इस सूत्र पर अगर रखेंगे तो क्या होगा, ax + by + c बराबर 0।
सीधा सा बात हमको यही समझ में आ रहा है कि जिसके साथ x लगा है वो वाला किसका मान होगा, a का मान होगा। जिसके साथ y लगा है वो b का मान होगा, और जिसके साथ कुछ नहीं लगा है वो किसका मान होगा, c का मान होगा। अब बताओ यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b का मान कुछ नहीं दिया है तो क्या होगा, 0 नहीं दिया है b वाला ना। b का मान तब रहता जब इसमें y वाला दिया रहता, लेकिन y वाला नहीं दिया है तो b का मान क्या हो जाएगा, 0। और c का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? सर जी हाँ ओकरे एक चर वाले रैखिक समीकरण ओकरा के लिए मतलब 2x + 5 बराबर 0। एक चर वाला समीकरण 2x + 5 बराबर 0, हाँ हो सकता है, उसमें हो सकता है। लेकिन हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में भी क्या होगा, a का मान कभी 0 आता है, कभी b का मान 0 आता है, कभी c का मान। देख लो जैसे ये दे सकता है कि 6y + 3 बराबर 0, ऐसे भी दे सकता है। अब इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण, अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा तो कोई बात नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, a का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर एक चर वाला का बात करेगा तब, अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण का बात कहेगा तो a का मान सीधे सीधे क्या लिख देंगे, 0। ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो चर वाला रैखिक समीकरण का बात करेगा तब क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ax + by + c बराबर 0। अब यहाँ पर देख लो a वाला नहीं दिया है तो इसका मान क्या रखेंगे, 0। ठीक है। अब a वाला का पहचान कैसे होगा, बताए हैं कि उसके साथ क्या लगा रहेगा, x लगा रहेगा। ठीक है। जो a का मान होगा उसके साथ x लगा रहेगा, जो b का मान होगा उसके साथ क्या लगा रहेगा, y लगा रहेगा। यानी यहाँ पर जो दिया है, जो b का मान है किसका मान होगा, यानी b का मान क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, y लगा है। यानी b बराबर क्या लिखेंगे, 6। और c वाला बता चुके हैं कि जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हो, ठीक है, x y z a b c d कुछ भी नहीं रहेगा, वो किसका मान होगा, c का मान होगा। यानी कि c का मान क्या हो जाएगा, 3। आगे बात समझ में? अब देख लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि c का मान भी 0 दे देता है। जैसे मान लो दे दिया है 2x - 3y बराबर 0। ठीक है। अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, ax + by + c बराबर 0। दो चर वाला रैखिक समीकरण कभी भी रहेगा तो हमेशा इसी रूप में रहता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा हमेशा इसी रूप में रहता है। अब यहाँ पर देख लो, कहने का मतलब है a का मान क्या है, a का मान सीधा सीधा समझ में आ रहा है, क्या होगा, 2 होगा। a का मान क्या लिख देंगे, 2। b का मान क्या होगा, -3, क्योंकि सूत्र में क्या है, प्लस है। और हम बताए हैं कि जब सूत्र में प्लस रहेगा और इसे माइनस में दे दिया, इसका मतलब कि b का मान क्या है, माइनस में है। c का मान, c वाला मान नहीं दिया है तो c का मान क्या रखेंगे, 0। आगे बात समझ में, ये हमको चैप्टर में काम करेगा। ठीक है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे 3.2 में काम करेगा। एक बात और सुन लो, काम का चीज, आगे जब 3.2 चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस चैप्टर में क्या आएगा, इस तरह का आएगा, दे देगा 2x - 3y + 5 बराबर 0, और दे देगा 3x + 6y - 5 बराबर 0। अब भाई समस्या हो गया। अब क्यों, क्योंकि समीकरण दो ठो आ गया। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे कितना समीकरण आ रहा था, केवल एक समीकरण आ रहा था, लेकिन इसमें कितना आ गया, 2 समीकरण आ गया। भाई 2 समीकरण आ गया तो उसमें क्या होगा, 2 ठो मान होगा। a का भी मान 2 ठो, b का भी मान 2 ठो, c का भी मान क्या होगा, 2 ठो। इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, देखो इस स्थिति में हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर a1x + b1y + c1 बराबर 0। आई बात समझ में? जब 2 समीकरण आएगा तब इसको क्या लिखेंगे, a2x + b2y + c2 बराबर 0। आई बात समझ में? हमको 10th क्लास में ये चीज पढ़ना है, ये सब 9th क्लास में पढ़ना था। आई बात समझ में? ये समझा, इसलिए समझा दिए ताकि तुमको जो 10th क्लास में पढ़ना है वो कहीं से प्रॉब्लम ना आए।
उसको एकदम बढ़िया से समझ पाओ। आई बात समझ में? किसी को प्रॉब्लम है? ये सारा का सारा चीज 9th क्लास में पढ़ना था। बुक दो तो। देखो प्रश्नावली 3.1 की तरफ चलते हैं। इसको नोट करना है, नोट कर लो, काम करेगा। दूसरा फॉर्मूला है हाँ यही पढ़ना है, 10th क्लास में यही चीज पढ़ना है। ax a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। बहुत ही आसान है, देखने में जितना ही कठिन लग रहा है उतना ही आसान है वो। ठीक है, देखने में बड़ा फार्मूला जैसा लग रहा है लेकिन कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। जब इसको पढ़ाएंगे उस पर सारा चीज बताएंगे, रख रख के मान निकालना एकदम आसान लगेगा। ठीक है, इसलिए कि मैथ का मतलब होता है कि खेल खेल में पढ़ना। मैथ को बोझ समझ के पढ़ोगे तो मैथ समझ में नहीं आएगा। सर ए डैश है 1 A1 ए डैश कैसे रहता है ध्यान से देखो। ए डैश का मतलब ऊपर, ऊपर रहेगा। ठीक है, A1 का मतलब होता है कि नीचे एक जैसा रहेगा, इसको A1 कहेंगे। अब कॉमा रहता है तो कैसे रहेगा, ए रख के ऐसे रहता है, घुमा रहता है, उसको कॉमा कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। ऊपर रहेगा तो डैश बोलते हैं, नीचे रहेगा तो A1 बोलेंगे। थोड़ा सा तरफ घुमा देंगे तो कॉमा हो जाएगा। देखो तो चल रहा है बंद। टाइमिंग 8 राइट, बंद करो वहां से।